फतेहपुर की घटना में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस मकबरे पर उपद्रवियों द्वारा कथित तौर पर एक धार्मिक संगठन का नाम लेकर, मैं धर्म को इसमें नहीं घसीट सकता हूं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारत धर्म प्रधान देश भी है, जाति प्रधान देश भी है, तो हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, न बोल सकते। लेकिन धार्मिक नाम देकर, धर्म का नाम लेकर बनाए गए संगठनों के द्वारा धार्मिक नारे लगाकर धर्म विशेष के लोगों पर भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हुए, गाली गलौज करते हुए, जुलूस लेकर निर्बाध बगैर किसी रुकावट के पुलिस प्रशासन की निगरानी और मौजूदगी में 1 किलोमीटर का सफर तय करके उस धार्मिक स्थल पर जाया जाता है जिसे पुलिस प्रशासन विवादित स्थल बता रहा। वहां के एसएसपी का एक बयान निहायत ही आपत्तिजनक है, जहां एसपी कह रहे हैं, पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि वो विवादित स्थल पर गए थे। कब ये विवादित हो गया स्थल भाई? ये सवाल हमारी तरफ से पीस पार्टी ये सवाल पूछती है भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के गृह मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि फतेहपुर का वो मकबरा जिस पर उपद्रवियों ने कल हमले किए, वो विवादित स्थल कब से हो गया? क्या भारत में कोई भी धर्म स्थल को कोई भी ऐरा गैरा सड़क छाप, शब्द एकदम नोट करेंगे, अगर कह दे कि ये अमुक स्थान ये नहीं ये है, मकबरा नहीं मंदिर है, तो क्या वो विवादित स्थल हो जाएगा? क्या भारत में कोर्ट कचहरी नहीं है, भारत में शासन सत्ता नहीं है कि कोई भी सड़क पर 10, 20, 50 लोग जमा हो और वो ये बयान दे दें कि अमुक मस्जिद, अमुक कब्रिस्तान, अमुक दरगाह, अमुक अमुक मंदिर है या कुछ और है, तो क्या सरकार उसे बगैर किसी सबूत के मान लेगी या उस कहने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी? ये दूसरा सवाल। अब उससे भी बड़ा सवाल, देश के न्याय प्रणाली पर भी एक सवाल है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 में बनाया गया था। उस उपासना स्थल अधिनियम में स्पष्ट शब्दों में अंकित था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को छोड़कर भारत के सभी धर्म स्थल जो 15 अगस्त 1947 में जिन स्थितियों में थे, वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 में अंकित है कि भारत में बाबरी मस्जिद को छोड़कर, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद शब्द उसमें लिखा हुआ, बाबरी मस्जिद को छोड़कर भारत के सभी धर्म स्थल जो 15 अगस्त 1947 में जिन स्थितियों में थे, उन्हीं स्थितियों में उन्हें रखा जाएगा। उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, न इसकी अनुमति दी जाएगी। अब सवाल देश के, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय में बैठे मुख्य न्यायाधीश और तमाम न्यायाधीशों से मेरा है कि जो कानून देश में अमन, चैन, सुकून, प्यार, प्रेम बढ़ा सकता है, उस कानून की ही धज्जी कोई और नहीं उड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय पूर्व न्यायाधीश, माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने एक आदेश दे दिया। आदेश ये दिया, उन्हीं उपद्रवियों के दबाव में आदेश ये था कि ठीक है, छेड़छाड़ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका निरीक्षण किया जा सकता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सर्वे किया जा सकता। क्यों किया जा सकता? किस चीज का सर्वे किया जाएगा? सवाल यही तो है, यही विवाद की जननी हो गई कि सर्वे क्यों किया जाएगा, जब एक बात स्पष्ट कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 में जो जिस स्थिति में था उसे वहीं रहने दिया जाए। अब इतिहास के जानकारों के बीच एक युद्ध है। इतिहास भी वामपंथियों का अलग, दक्षिण पंथियों का अलग, और इस्लाम से प्रभावित लोगों का अलग,
भारतीयों का अलग, ब्राह्मणों का अलग। भैया इतिहास में तो खुद टकराव है, लेकिन भारत के संविधान में तो कोई चूचरा नहीं है ना। संविधान तो स्पष्ट करता है कि जो व्यवस्था है वो संविधान द्वारा ही संचालित किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता कि यदि किसी ने ऐलान किया, आप सभी को पता है ऐलान हुआ था, किसी ने ऐलान किया, कोई संगठन, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सभी लोग जानते हैं देश के, आप पत्रकार बंधु भी खूब भली भांति जानते हैं। मैं वो सारे साक्ष्य आज आपके सामने रखूंगा जो मैंने उस घटना स्थल से जमा किया। उसमें एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, वो ऐलान करता है कि ये मंदिर है और इसका जीर्णोद्धार और इसका पूजा पाठ और शुद्धिकरण, जो शब्द उनके पास है, वो 11 तारीख को किया जाएगा। अगर गुलाम सरवर ये ऐलान करे कैमरे पर और सरकार को कहे कि मैं 13 तारीख को फतेहपुर में आके फला मंदिर में ऐसा करूंगा, तो हमें जाने दिया जाएगा क्या? मैं, हालांकि भारत के किसी मुसलमान ने आज तक ऐसा नहीं किया, न करेगा भविष्य में, कभी करना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप मैं कह रहा हूं कि यदि मैं ऐसा करूं तो पुलिस क्या करेगी? रात के 12 बजे आएगी और मुझे उठाकर थाने में बंद कर देगी, और बहुत भारी भरकम होंगे तो हाउस अरेस्ट कर लेगी, हल्के होंगे तो मुझे जेल में डाला जाएगा, उससे ज़्यादा हल्के होंगे तो पुलिस बेहतरीन वाले लठ से पिटाई करेगी। अब तक यही देखने को मिला। लेकिन फतेहपुर के अंदर जब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को भी इस बात का इल्म था, प्रशासन को भी ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने यह ऐलान कर रखा है कि हम कार सेवा करेंगे उस मकबरे पर, तो क्यों नहीं समय से पहले उन सभी लीडरों को हाउस अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया? ये सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी पर मुख्यमंत्री जी से, जिनका मतलब नाम काफी है, जिनके नाम से सारे गुंडे, सारे मवाली, सारे माफिया सब भाग चुके, ये रह गए। ये गुंडे जो कानून की धज्जी उड़ाते हैं वो अभी भी रह गए। वीडियो आप लोगों ने जो देखा होगा वो देखें, उसके बाद फोटो दिखाऊंगा। ये मैं आवाज़ कम कर देता हूँ, सिर्फ वीडियो देखें, गाली गलौज है इसलिए आवाज़ मैं आप तक जाने नहीं दूंगा। इस वीडियो को देखते रहें, ये देखें क्या हो रहा है, उसके बाद आप इन वीडियो को देखें, ये देख लें। पुलिस कार्रवाई के नाम पर शून्य है, ये देखें किस तरह से मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई में एक चौराहा है, गोलंबर है, जहां ये सारे लोग जमा हुए, वहां पर पीएसी भी थी, जिला का 10 थाने का पुलिस और जिला पुलिस के पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन ये देखिए तोड़ने का, जरा सा देखते रहिएगा किस तरह से तोड़ा जा रहा है दरगाह मज़ार को, तो किस तरह से बिल्कुल बिंदास, कोई डर नहीं, कानून का कोई डर नहीं इनको, पुलिस मौजूद है वहां पर और ये कार्रवाई हो रही है। अब नारे इनके मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, कितनी गालियां दी गई हैं, लेकिन सवाल ये है मेरा कि ये इन्होंने कहा कि मठ है, मंदिर है, जबकि इसके विषय में जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं वो तमाम जो सत्यापित प्रतिलिपियां ली जाती हैं वो मैंने मंगवाई है वहाँ से, खतौनी है, गज़ेट है, जो सरकार के द्वारा संबंधित जितने भी कागजात होते हैं वो सब कुछ मौजूद है, वक्त में भी दर्ज है, मुतवल्ली भी है और वो ASI प्रोटेक्टेड भी है, यानी वो जो इमारत है वो सरकार की निगरानी में है, और कब्र है, मज़ार है, दरगाह है, इमारत है, सरकार की निगरानी में है। और सरकार की निगरानी में जब वो सुरक्षित नहीं है तो मैं पूछता हूं जो मेरी निगरानी में है उसके सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ये सवाल सरकार से है या नहीं है? आपकी निगरानी में आपने लिया, मेंटेनेंस से लेकर सुरक्षा तक, रख रखाव तक आपको करना था, आप स्वयं तोड़वा रहे हैं, आपकी पुलिस वहां खड़ी है, ये क्या हो रहा? मेरा ये सवाल है कि इस देश में ये जो वातावरण चल रहा है ये कहां तक जाएगा? प्रधानमंत्री जी, आपने नारा दिया था सबका साथ,
सब में भारत का माइनॉरिटी है या नहीं है, सबका विकास भारत का माइनॉरिटी है या नहीं है, सबका विश्वास भारत का माइनॉरिटी है या नहीं है, सबका प्रयास भारत का माइनॉरिटी है या नहीं। सवाल है प्रधानमंत्री जी, सबका विश्वास, मेरा विश्वास इसलिए लड़खड़ा रहा कि ये वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। मुझे लगता है आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री जी, मैंने जो मेमोरेंडम आपके नाम लिखा है उसमें भी हमने ये शब्द लिखे हैं कि यदि आपने वो वीडियो देखा है तो कुछ तो बोलिए, ताकि भारत का मुसलमान ये माने कि हमारे प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक अगड़े पिछड़े सबके प्रधानमंत्री हैं, उनकी नज़र सब पर है। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस पर खामोश रहेंगे, गृह मंत्री जी खामोश रहेंगे, मुख्यमंत्री जी खामोश रहेंगे तो संदेश गलत जाएगा, दो तरह से गलत जाएगा। एक वर्ग को ये संदेश जाएगा कि हमारे लिए सरकार या कानून कुछ करने को तैयार नहीं है, दूसरे वर्ग को यह संदेश जाएगा कि हमें कानून का डर नहीं है। तो कानून का डर यदि खत्म हो जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी, सिविल वार हो जाएगा। सर, मैं हाथ जोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, देश को विश्व गुरु बनाना है आपको, देश के विकास और तरक्की में हमारा भी खून पसीना है, ये भारत हमारा भी है, हम भी चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बने। लेकिन अगर इस तरह से उपद्रव, इस तरह से गुंडागर्दी, इस तरह से लूट खसोट, इस तरह से धर्म विशेष के लोगों का अपमान, उसकी मॉब लिंचिंग अगर ऐसे होती रहेगी तो विश्व गुरु बनने के बजाय हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। भगवान न करे, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कभी भविष्य में भारत में गृह युद्ध हो, लेकिन अगर गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा है और देश के राजनेता खामोश हैं तो ये भी चिंता का विषय है। अब एक और सवाल मैं लाऊं, ये सब क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन 2 मिनट में एक बात बताऊं। देश में कॉमनल और सेकुलर दो फोर्स हैं जिन्हें माना जाता। भारतीय जनता पार्टी को कॉम्युनल माना जाता और बाकी पार्टियों को सेकुलर माना जाता। समाजवादी को तो महासेकुलर माना जाता, आप लोगों को भी पता है। अब जरा महासेकुलर का देख लीजिए, नाम भी बताना ज़रूरी है आपको। मेरे पास वो जो एफआईआर पुलिस ने की है, पुलिस ने जो एफआईआर की है, पहले तो एक तस्वीर पुलिस की देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की, ज़रा सा गौर से। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे देश मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, तोड़ेंगे समाज मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, तोड़ेंगे कानून मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस उन उपद्रवियों के साथ हंसी ठिठोले मजाक कर रही है। तस्वीर देखिए जरा, ये गले मिल रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस उन उपद्रवियों से, और वो दांत निकाला हुआ बंदा, जरा देख रहे हैं फोटो, आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। ये तस्वीर दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इन उपद्रवियों से मिली भगत है इनका। और मिली भगत क्यों है? ये लड़ाई न दाढ़ी की है न चोटी की, लड़ाई है रोटी की। अब मैं रोटी की बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो एफआईआर हुए केवल 10 लोगों पर, 1000 की भीड़ है, 2 घंटे का उपद्रव है, उसके बाद एफआईआर मात्र 11 लोगों पर। ठीक है, अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह जनसेवक, ओहो ये जनसेवक, ठीक है, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, परशुन तिवारी, ऋतिक पाल, विनय तिवारी सभासद भी मौजूद है, पुष्पराज पटेल, अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी, देवनाथ धाकड़े और करीब 150 समर्थक नाम पता अज्ञात, यानी 10 नामजद अभियुक्त हैं और 150 अज्ञात को रखा गया। इसमें एक व्यक्ति जो है ऋतिक पाल नहीं, पप्पू सिंह चौहान, इसमें एक व्यक्ति है, सर्च करके फतेहपुर का पता लगा लीजिएगा, पप्पू सिंह चौहान, वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी है। इसका मतलब 10 में एक नाम आ गया तो अज्ञात जो 150 नाम रखा गया, हालांकि अज्ञात 500 कम से कम होना चाहिए और नामजद 100 होना चाहिए था, तो अज्ञात जो रखा गया है उसमें भी समाजवादी होंगे। 15 होने चाहिए। उस एवरेज को निकालेंगे तो 15 होना चाहिए। सवाल हमारे अखिलेश भैया से, जो
सर के नाम पर, एसआईआर के नाम पर पूरे दिल्ली को कल हिला रहे थे, कल ही हिला रहे थे, वो दिल्ली हिला रहे थे और उधर मुसलमानों का दिल हिल रहा था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर के लोगों ने, जिम्मेदारों ने फोन किया, जवाब नहीं मिला। जिला अध्यक्ष और जिला के दूसरे नेताओं से संपर्क किया गया। अब तक जो रिपोर्ट है, अप टू नाउ, समाजवादी पार्टी समेत तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों के किसी भी नेताओं का जो रोल, जो भूमिका उनकी होनी चाहिए, वो अब तक नहीं सामने आई है। मतलब क्या समझा जाए? कानून के साथ खिलवाड़ हो, धर्म विशेष का अपमान हो, धार्मिक स्थल पर हमले हो और आप चुप रहें। किस संविधान की बात आप कर रहे हैं? कौन सा संविधान आप लहरा रहे थे कल दिल्ली की सड़कों पर? और उनके एक हमारे नेता हैं, रामपुर के सांसद, हमारे दोस्त ही हैं, वो तो जान कल दे रहे थे, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं कह रहा हूं, संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर अगर खतरा है तो आपको बोलने का अधिकार है, बोलना वाजिब है आपका, लेकिन ये दोहरा चरित्र आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब आप पर बात पड़ती है तो आप उछल जाते हैं और जब समाज पर बात पड़ती है तो आप मौन धारण कर लेते हैं। तो भारत का मुस्लिम समाज विशेषकर, अब मैं देश के बहुसंख्यक हिंदू भाइयों से एक विशेष विनती करता हूं। पीस पार्टी चाहती है देश में शांति, अमन, चैन, सुकून, भाईचारा, प्यार, प्रेम, और पीस पार्टी संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। मैं देश के उन तमाम संविधान प्रेमियों, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों को ये विनती करता हूं, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश बचाने के लिए, देश में अमन, सुकून, चैन, प्यार, मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए, इसकी अस्मिता, इसकी एकता और अखंडता को बचाने के लिए आप सब आगे आइए। ये भूल जाइए कि हिंदू धर्म के वो ठेकेदार थे जो हमला किए थे, नहीं, ये मुट्ठी भर लोग थे, ये भू माफिया थे। ये हिंदू धर्म के प्रचारक और शुभ चिंतक नहीं थे, ये भू माफिया थे। जो असल कहानी है वो है कई एकड़ जमीन है वहां, और इससे पहले सपा के ही, भाजपा के ये जिला अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में ये हुआ था, एक कब्रिस्तान का भी कब्जा करने का आरोप उन पर है। वो कब्रिस्तान भी वक्फ बोर्ड के अधीन है और अब वो इस जमीन को इस तरह से कब्जा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मंदिर बोल दो। बड़ा आसान फार्मूला है, किसी भी मस्जिद को, किसी भी मकबरे को, किसी भी मज़ार को, किसी भी कब्रिस्तान को आप सिर्फ मंदिर बोल दीजिए, बस सारी ज़मीन पर कब्जा कर लीजिए। अगर ये ट्रेंड देश में रहेगा तो भारत के मुसलमान अपने धार्मिक स्थलों को कैसे बचा पाएंगे? वो अपने मुर्दे कहाँ दफन करेंगे? वो इबादत के लिए कहाँ जाएंगे? सारे रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं? पीस पार्टी देश के प्रधानमंत्री से आज ये सवाल करती है कि प्रधानमंत्री जी, इस मुद्दे पर आपको बयान देना चाहिए। गुलाम करो साहब, आपने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने इस चीज का खंडन किया और कहा कि जब जब किसी मुद्दे में बीजेपी फंसती है तभी इस तरीके की हरकत होती है। तो आपको नहीं समझना चाहिए कि जब वोटिंग चोरी का प्रोटेस्ट हो रहा था उसी दौरान ये क्यों घटना हुई? अब आपने वो कांग्रेस और सपा वाला लाइन पकड़ा कि ये हो रहा था तभी क्यों घटना घटी। ये आज पहली बार नहीं हुआ एसआईआर के खिलाफ। बिहार जाम हुआ है बुरी तरह, आपको पता है, बिहार का चक्का जाम हुआ था एसआईआर के खिलाफ। एसआईआर के खिलाफ लगातार लोकसभा में भी हंगामे हो रहे थे, राज्यसभा में भी हंगामे हो रहे थे। कल जो अचानक जो कुछ भी हुआ, जिस वक्त यहाँ ये हो रहा था उस वक्त वहाँ वो हो रहा था। मेरा कहना है कि अगर हम नाश्ते में रोटी सब्जी खा रहे हैं और किसी ने एडिशनल एक सब्जी दी तो हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर संविधान पर यहाँ हमला हो रहा है एसआईआर के नाम पर, तो वहाँ क्या संविधान की रक्षा हो रही थी? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस बात को जोड़ लेते, क्या उनको सूचना नहीं मिली? इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, ट्वीट मिनट सेकंड पर होता है। तमाम खबरें एएनआई और कैसे माने सोर्सेज हैं, लगातार खबर होती है। तो जब राहुल गांधी जी, अखिलेश जी यहाँ जेल में, थाने में बंद थे और मीडिया से बात कर रहे थे,
तो इतना कह देते कि सिर्फ SIR नहीं, देखे ना फतेहपुर में भी इन लोग संविधान को लूट रहा, तो हम आज ये बात नहीं कहते। हमें शिकायत ये है, फतेहपुर मकबरा विवाद में फंसे सपा नेता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी ने किया निष्कासित। ये अभी खबर आई है, देखिए खबर कितना फास्ट होता है। अभी आपकी बात बोल रही है। हाँ, ये अभी फौरन खबर मिली हमको कि निष्कासन किया गया, इसका मतलब थे। अब मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर, फतेहपुर के इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी। मैं समाजवादी पार्टी के किसी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं ना भाई, हम तो शाबाशी दे रहे हैं। हमने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि विपक्ष गोलबंद होकर संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए लड़े, हम उसके साथ हैं। लेकिन विपक्ष अगर धर्म के नाम पर भेदभाव करेगी, भाजपा से डराने के नाम पर भाजपा के पक्ष में अगर खड़ी हो जाएगी, तो हम उसे भी एक्सपोज करेंगे। आपके सारे सवाल अखिलेश यादव या मोदी जी से हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से आपने कुछ नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गुंडा उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है, माफिया छोड़ चुका है, लेकिन जितने दंगे फसाद हो रहे हैं, कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं, गौ तस्करी, भू माफिया, ये 2 शब्द नोट कर लें। गौ तस्कर जितने हैं वो वही संगठन है जो संगठन कल फतेहपुर में थे, और पकड़े भी कई गए हैं, एक्सपोज भी कई हुए हैं, लेकिन चूंकि प्रशासन का उनको माने सहयोग है, योगी जी का शायद आशीर्वाद है, जिसके वजह से वो गौ तस्करी खुद करते हैं और मजबूर मजलूम गरीब मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं और उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं। इसी तरह से भू माफिया सक्रिय हैं। वक्त की ज़मीन, मुसलमानों की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, मदरसे की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने की पॉलिसी पहले की सरकारों में भी थी, अब भी है। अब लठ के जोर पर है, पहले छल कपट से होता था, अब जो है फोर्सफुल्ली किया जा रहा। 2 फर्क है सिर्फ, पहले छल कपट से होते थे। मेरे पास एविडेंस है, बिहार में RJD के विधायक, बख्तियारपुर के विधायक, बख्तियारपुर विधानसभा पटना का विधानसभा पटना जिला का है, उसके विधायक अनिरुद्ध यादव उर्फ मुखिया, वो कब्रिस्तान की बहुत बड़ी भूमि कब्जा किए बैठा। उसको क्या कीजिएगा, पहले पटाके होता था, अब हटाके होता, पहले छल से होता था, अब बल से होता, ये अंतर है, लेकिन हो रहा। ये प्रचलन रुकना जरूरी है, कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी सर। सवाल का जवाब दीजिए कि पीस पार्टी और AIIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और IDPS जो भी पार्टियां मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करती हैं, वो लोग जो है किसी भी तरह से जो है इन मुद्दों को लेकर जो है मुखर नहीं होती हैं, तो क्या पीस पार्टी जो है उन पार्टियों को साथ में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से जो है चीजों को जो है निपटाने के लिए कोई पहल करेगी? आज पीस पार्टी का एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। आज 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिलने जाएगा, ज्ञापन सौंपेगा, बात करेगा। एक तो बात क्लियर हो गई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना के माननीय सांसद हैं, तमाम मुद्दों पर हल्ला हंगामा रैली सब करते हैं। मैं उनसे भी विनती करता हूं कि इस मुद्दे पर वो हस्तक्षेप करें। अगर इस पर वो चुप रहते हैं तो जो शिकायत अभी सपा से हमारी है वो उनसे भी हो जाएगी। एक बात, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी जो संविधान की दुहाई भी देती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की प्रबल समर्थक भी रही है, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो बसपा की तरफ से एक अधिकृत प्रतिनिधिमंडल वहां भेजें, घटनास्थल का वो जायजा ले, सच्चाई को जाने, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट बहन जी को पेश करें और बहन जी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरें। यदि वो भी ऐसा नहीं करती है तो उन्हें भी हम सो कॉल्ड सेकुलर कहकर माने संबोधित करेंगे। इसमें हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। MIM के ऊपर आप बोल नहीं सकते क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ऐसे मुद्दों पर फौरन रिएक्ट कर ही देते हैं। मुझे लगता है इस पर उनका रिएक्शन आ चुका। अब रही बात के ओवैसी साहब के पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफिला लेकर जाने और दल बल से कहीं पहुंचकर घटनास्थल पर जाने का ये रिवाज अभी नहीं दिखा। आज तक तो ओवैसी साहब ऐसा नहीं किए, लेकिन उनके टीम के लोग क्या जाएंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन रिएक्शन की बात जहां तक है,
तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रिएक्शन इमीडिएट ऐसे मामलों पर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि उन पर हम कुछ कह नहीं सकते। आपने बिहार चुनाव को इससे जोड़ा, ये आज बिहार चुनाव को लेकर हमारी पीड़ा नहीं है सर, हमारी पीड़ा भारत के भविष्य को लेकर है, हमारी पीड़ा भारत के उस उज्जवल भविष्य को लेकर है जो धुंधला सा दिखने लग जाता है ऐसी हरकतों से। वो हुजूम जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर दिखा था, जो दृश्य दिखा था, उसकी पुनरावृत्ति कल हो रही थी। सिर्फ तादाद कम था, अंदाज वही था, लश्कर वही था, झंडा वही था, सब कुछ वही था, नारे भी वही थे। इसलिए वो दोबारा इस देश में वैसी घटना न घटे, इसके लिए माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मेरी गुजारिश है, हम अपने नेता माननीय डॉक्टर अयूब साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, बात भी हमारी हो रही है, कल भी बात हुई है, आज भी हमारी बात हुई है। हम सब मिल बैठकर देश में, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हम मुसलमान नहीं, देश में संवैधानिक व्यवस्था पर आस्था रखने वाले, विश्वास करने वाले लोग, लोकतंत्र से प्यार, देश से प्यार करने वाले लोग, देश प्रेमियों का जो बड़ा समूह है, जो ऐसे उपद्रवियों को गलत मानता है, उनके खिलाफ एक रोड मैप बनाकर, एक्शन प्लान बनाकर हम मैदान में उतरें। ये मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा।